गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे छात्रों। आज हम हिंदी विषय का अध्यापन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे लेसन का नाम है मेरे रजा साहब, जिसकी लेखिका है सुजाता बजाज जी। तो आइए छात्रों, सबसे पहले सुजाता बजाज जी के बारे में मैं अल्प सा परिचय पढ़ना चाहूँगी। जन्म 1958, जयपुर राजस्थान। परिचय: सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल आप पेरिस में रहती है। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी और खुशी भी है और गम भी। प्रमुख कृतियां सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित है। इस पाठ में हमें क्या देखना है? प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा, यह उनका पूरा नाम है, के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे, मतलब उनकी कुछ यादें उनसे जुड़ी हुई है, उनके बारे में उन्होंने हमसे बातचीत की है। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। जो रजा साहब थे वह किस तरह सच्चे चित्रकार थे, सच्चे कला के दर्शक थे, वह बताया गया है और सुजाता जी ने बखूबी ढंग से यह सब बताया है। तो आइए छात्रों, सबसे पहले हम यह लेसन स्टार्ट करेंगे। 23 जुलाई सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे। यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। क्या हुआ है कि मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई, मतलब बहुत सी यादें उन्हें आने लगी। मानस पटल, मानस यानी मन में, मानस पटल मन की आंखें, या फिर जो यादें उन्हें आ रही थी वो यादें आनी शुरू हो गई। पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली में पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी सुनाई दी। अनहोनी का मतलब है कुछ असंभव सी बातें जो कभी नहीं हो सकती थी, ऐसी कुछ बातें उस वक्त सुनाई दी। और फिर अनहोनी सी सुनाई दी है। क्या सुनाई दिया? देखो, उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की, शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ, इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गए उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी, अलविदा कहकर लौट आई। देखिए, मतलब यह जो सुजाता है, यह अब तक तो हमें पता नहीं, मुझे तो पता है क्योंकि मैंने पिछले साल भी लेसन सीखा है, लेकिन आपको क्यूरियोसिटी आनी चाहिए। हमें नहीं पता कि रजा साहब कौन है। हमने पद्य परिचय में इतना ही देखा है कि रजा साहब एक अच्छे कलाकार है और सुजाता उनके साथ जो मुलाकातें हुई है, उनके साथ जो संस्मरण, जो मानस पटल पे जो यादें जुड़ी हुई है, वह हमसे कह रही है, हमसे बातचीत कर रही है। तो वह कह रही है कि वह चाहती थी कि उन्होंने क्या मतलब दिल्ली में एक गणपति प्रदर्शनी का एक चित्र निकाला था। उन्होंने गणपति प्रदर्शनी थी, शायद एक भी चित्र हो सकता है, ये बहुत सारे गणेश जी के, और वह देखने के लिए जो रजा साहब है वह आए। यह कौन चाहता था? यह सुजाता जी चाहती थी। लेकिन उसी रात उनके सपने में रजा साहब आए, उनसे कहा कि मैं अब जाने वाला हूँ, तुम एक बार मुझसे मिलने आ जाना। और सुजाता जैसे ही सुबह उठी, वो तुरंत उनसे मिलने चली गई। जब वो उनसे मिलने चली गई तो उनकी सांसें शून्य में चल रही थी, मतलब उनकी कोई हलचल नहीं थी, और वह बिल्कुल उनके हाथ में हाथ उसने लिया, सांसें चल रही थी, यह सब देखा और वो फिर से घर पर चली आई। ठीक है, फिर रजा साहब अपने
के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वो भारत से आई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। देखो मतलब वो खुद कौन थे, जाति से ईसाई थे, लेकिन वह हिंदू धर्म को भी उतना ही मानते थे। इसलिए यहाँ पर कहा गया हिंदू ही क्या मुस्लिम धर्म सभी धर्मों को वह मानते थे। आपको इस लाइन के नीचे अंडरलाइन करनी है, अधोरेखित करनी है यह लाइन, क्योंकि उन्होंने क्या क्या रखा था अपने ऑफिस में या जहाँ भी उनका जो ठिकान था वहाँ स्टूडियो में, वहाँ पे क्रॉस था, गणपति की मूर्ति थी, बाइबल थी, गीता थी, कुरान थे और उनकी माँ की एक फोटो और गांधी जी की आत्मकथा वह भारत से लाई हुई थी। ठीक है, मतलब यह जो कथा है भारत में नहीं हुई है बल्कि बाहरी देश से यह कथा है। मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब कुछ एक साथ रखा हुआ था। वे गणेश को भी बहुत पूजते थे और सुबह क्या होते थे, चर्च जाते थे। यह सारी बातें सुजाता ने हमें रजा साहब के बारे में अभी तक बताई है। अब आगे, एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो एसएच रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और बोले, कहने लगे चलो तुम्हारा काम देखते हैं। देखो वो जिस प्रदर्शन में गई थी वो बाहर के देश में थी या कहाँ थी यह ठिकाना में नहीं बताया, लेकिन वह एक मुलाकात बता रही है जहाँ से उसकी पहचान रजा साहब से हो गई थी। वह कौन सी आर्ट, अंडरलाइन कीजिए, जहांगीर आर्ट गैलरी प्रदर्शनी देखने के लिए सुजाता गई हुई थी और वहाँ पे वह उसने किसी को कहते हुए सुना कि ये एसएच रजा साहब है और रजा साहब एक जाने माने कलाकार थे, चित्रकार थे और यह शायद सुजाता को पहले से ही पता था। सुजाता ने जैसे ही उन्हें देखा, उनसे बातचीत की, उनका इंटरव्यू यानी मुलाकात ली और बहुत सारी ढेर सारी बातें दोनों के बीच हुई और फिर उसने कहा, मतलब सुजाता से उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारे चित्र देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले चलो पुणे। ताज होटल के सामने हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। शायद अब देखो यहाँ पे किसका जिक्र आया है, ताज होटल का। ताज होटल का है हमें पता है, मुंबई में है। शायद वो मुंबई में होंगे उस वक्त और उसने कहा कि मेरे सारे चित्र कहाँ हैं, पुणे में। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, चलो फिर पुणे जाएंगे तुम्हारे चित्र देखने। और वह चले आए और फिर ताज होटल के सामने हमने टैक्सी ली, सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा, फिर कहा आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। और तुरंत उन्होंने ऑफर दी, अगर आप पेरिस आना चाहती है तो आ सकती है, आपका भविष्य उज्जवल है। मतलब उनको शायद सुजाता जी के चित्रों में ऐसा कुछ दिखा, उनकी कला में ऐसा कुछ दिखा कि वह उन्हें पेरिस ले जाना चाहते थे, लेकिन उनकी मर्जी से। फिर मैं सोच में पड़ गई। वो कह रही कि मैं सोचती रह गई, अचानक से इतनी बड़ी ऑफर उनको आई थी, वह सोचती रह गई। मेरा काम तो फिर करना क्या है। फिर छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे वे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते, किसी को हाथ नहीं लगाने देते। बड़े करीने से, धैर्य के साथ पैकिंग करते। करीने से मतलब बड़े तरीके से, अच्छे से वह जो भी चित्र हो जाता बनता, उन्हें पैकिंग करना बहुत पसंद था। और कोई कहे कि मैं कर दूं तो वह मना कर देते थे, अमान्य करते थे और खुद ही वो कार्य अच्छे तरीके से करीने से करते थे। कहते हैं थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते
करते थे। देखो मतलब जब भी वह उनकी कोई चीज़ पैकिंग करते थे तो क्या कहते थे कि जैसे लड़की ससुराल जाती है तो हम उसे बड़े ही दिल से भेजते हैं, बड़े करीने से भेजते हैं, ठीक उसी तरह इस चित्र को, इस वस्तु को भी भेजना है। और उसी तरह वो जिस किसी को पत्र लिखते थे बहुत अच्छे से शब्दों का उपयोग कर नाप तोल कर वह लिखते थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन में पेरिस के गार्डिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची। रजा साहब स्टेशन पर ही मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहना, वही खड़े रहना, डटे रहना, खड़े रहना, वह वही डटे रहे। ठीक है, फिर रजा साहब वही डटे रहे, मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। देखो उन्होंने क्या किया, जैसे इनकी दोनों की बातचीत हुई होगी, किसकी, सुजाता की और रजा साहब की, तो उन्होंने उसे क्या, जो हॉस्टल के कमरे हैं वहाँ पर उन्होंने सुजाता को छोड़ दिया और वह लौट गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब आए, मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। देखिए उन्होंने क्या कहा कि सुजाता की चिंता करने के लिए मैं पेरिस में हूँ, आप लोग कतई चिंता न कीजिए। हर बार जब मैं रजा साहब की पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले हम एक दूसरे को दिखाते, मतलब वो खुद भी पेंटिंग पूरी करते और जब ये जो सुजाता है वो भी पेंटिंग करती, वो पहले एक दूसरे को वो पेंटिंग्स दिखा देते थे और फिर दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क के साथ साथ प्रदर्शनियाँ की पर कभी एक कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। समालोचक गुणदोष आदि का प्रतिपादन करना, मतलब ये दोनों पेंटिंग्स निकालते थे, अगर उसमें कोई कमी निकल रही है तो वह भी अच्छे से बताते थे और कोई अच्छी खामियां है वह भी अच्छे से बताते थे। और दोनों ने मिलकर मुंबई, पेरिस, आप अंडरलाइन कर लीजिए, मुंबई, पेरिस, न्यूयॉर्क और लंदन, इन 4 जगहों पर उन्होंने अपनी प्रदर्शनियाँ की और ऐसा करते वक्त कोई भी विवाद उनके अंदर दोनों के बीच नहीं हुआ। स्नेह व अपनेपन यही एक कारण था। ये भी आ सकता है कि क्यों विवाद नहीं हुआ, क्योंकि उनके अंदर एक दूसरे के अंदर स्नेह और अपनेपन का भाव उत्पन्न था। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी थी उनकी और अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी तरह लिखते। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गज़ल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते। उसमें मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। देखिए क्या कहा गया है कि इनकी जो सुजाता जी की जो बेटी थी, हेलेना नाम था उनका, वह बहुत सुंदर हिंदी बोलती थी तो उनके साथ हमेशा वह हिंदी में ही बात करते थे। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था पर दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। वो फ्रांस में रहते थे, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, और वो जो उनके दोस्त थे उन सबके लिए वह जो हिंदुस्तानी दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये 4 चीज़ें खाना वह उनके लिए भेजती थी। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिला कि रजा साहब ने क्या क्या चित्र निकाले, वो सारे उन दोस्तों की दीवारों पर उन्होंने देखा। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन है तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते क्यों, अब हमारी भूमिका बदल गई, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। देखिए मतलब जो सुजाता जी थी वह तो भारतीय थी, उन्हें कुछ भी नहीं पता था और वो सिर्फ एक अच्छी कलाकार थी। कोइंसिडेंटली उनकी मुलाकात, मैंने क्या कहा है, जहांगीर आर्ट गैलरी में हो गई थी और वहाँ से उनका जो रास्ता या जो सफ़र शुरू हुआ था वो फॉरेन तक, मतलब विदेशों में जा चुका था। इसलिए एंजल गार्जियन कौन हो सकते थे, सुजाता
बीमार रहने लगे और उनसे यह सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, मतलब चित्र नहीं निकाले जा रहे होंगे, प्रदर्शनी भी वह नहीं कर पा रहे होंगे, तो वह कहते थे कि सुजाता अब तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, ऐसा वह हमेशा कहते थे। और एक दूसरे को कभी भी बड़प्पन के सिवा उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। कहने का तात्पर्य इस लेसन से यही है छात्रों कि कोई इंसान किसी से कभी कम नहीं होता। हमारा बड़प्पन उसी चीज़ में होता है जब हम बड़े होकर भी दूसरों से अपने आप को सलाम ठोकते। जैसे एक उदाहरण देना चाहूँगी, अगर कोई बड़ा इंसान है, चाहे वो उम्र से हो, चाहे वो धन से हो, चाहे ज्ञान से हो, लेकिन वो सामने वाले को होकर गुड मॉर्निंग करता है, सामने वाला कौन है यह नहीं सोचता है वह, तो उसी में उसका सही अर्थ से क्या होता है, बड़प्पन है। जैसे बड़े वृक्षों की डालियाँ हमेशा नीचे झुकी हुई होती है, यह आपको हमेशा बात ध्यान में रखनी है। इस तरह आज हमने मेरे रजा साहब यह लेसन बखूबी ढंग से यहाँ पर देखा हुआ है। बहुत इजी लेसन था, किसी का संस्मरण था जो सुजाता बजाज जी ने हमें बखूबी ढंग से यहाँ बताया है। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई भी लाइन आपको नहीं आ रही है, तो आप फीडबैक द्वारा पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस लेसन के जो डिक्टेशन वर्ड है, काफ़ी उर्दू और हार्ड वर्ड्स इसमें आए हुए हैं, तो आपको डिक्टेशन वर्ड्स भी करने हैं। धन्यवाद।